हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का ना तो कोई पेमेंट करना है ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा वीडियो होगा आज का ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। हाँ, ये जो टॉपिक है ये आपको कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस टॉपिक का या इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक आपका होने वाला है। तो हम इस टॉपिक को इसमें देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या देख लिया था, तो इसके पहले हमने बात करी थी अनऔपनिवेशीकरण की, है ना, और साथ ही साथ हमने स्वतंत्रताओं के ऊपर भी बात की थी। तो हमने विकसित देश और विकासशील देशों में IMF और वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट देखा था, और उसके बाद फिर हमने G77 का भी कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कि G77 कैसे काम करने लगा था जो विकासशील देश हैं उनके लिए। तो अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत की। जो ब्रेटन वुड्स था हमने देखा हुआ था कि उस सम्मेलन से दो संस्थाएं निकल कर आई थी, इसको आप IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से भी जानते थे। तो इस सम्मेलन का समापन या ब्रेटन वुड्स का समापन हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें देखना है कि वैश्वीकरण की शुरुआत, एक नया दौर आएगा, एक ग्लोबलाइजेशन आएगी कि लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग क्या होंगे, एक बाजार क्या होंगे, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं खासतौर से बाजार जुड़ना स्टार्ट होंगे, लोग एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों का क्या होगा, एकीकरण, बाजारों का एकीकरण यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वैश्वीकरण की बात की जाएगी। आप देखेंगे कि सालों से जो स्थिर और तेज वृद्धि थी उसके बावजूद क्या हो गया, उसके बावजूद युद्धोत्तर युद्ध के बाद दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब हमने देखा था कि इन सब कुछ चीजों को ठीक करने के लिए हमने दो संस्थाएं बनाई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना। ये दो संस्थाएं हमने बनाई हुई थी। तो ये दोनों संस्थाएं क्या है, ये क्या कर रही थी, स्थिरता ला रही थी। तो युद्ध के बाद जब स्थिरता आ गई और तेजी से वृद्धि हो रही थी, उनके बावजूद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी। कैसी गड़बड़ियां थी, एक एक करके देखेंगे क्या समस्याएं यहां पर आने वाली हैं। तो आप देखेंगे 60 के दशक, है ना, 60 का दशक की बात हो रही है, मतलब कि आप क्या करेंगे बात 1960 की। तो 1960 के बाद के अगले 10 साल मतलब 70 तक का, तो 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी, है ना, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर बना दिया। मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका अब क्या करने लगा था, पैसा दे रहा था या दूसरी जगह पर निवेश कर रहा था, तो लागत ज्यादा आने लगी। लागत ज्यादा आने से अमेरिका की जो वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता थी, है ना, फाइनेंशियल कैपेसिटी, वित्त देने की, पैसा लगाने की, और साथ ही साथ कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। और जो अमेरिका की जो मुद्रा है जिसको आप डॉलर कहते हैं, तो अमेरिकी डॉलर भी अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और विश्वसनीय नहीं रहा, है ना, सम्मानित और निर्विवाद नहीं रहा। कैसे हुआ, क्योंकि क्या कारण था, तो इसके पीछे आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब सोने की तुलना में डॉलर की कीमत क्या हो गई, गिरना स्टार्ट हो जाती है, गिरने लगी, है ना। हमने देखा हुआ था कि डॉलर क्या था, डॉलर को कैसे निकालते थे, उसकी कीमत कैसे निर्धारित की थी, ये सारी बातें हम देख चुके थे। तो सोने की तुलना में डॉलर की कीमत क्या हो गई, गिरना स्टार्ट हो गई। इससे क्या होगा कि जब आपकी कीमत गिरेगी, मतलब आपकी कीमत में क्या आ रहा है, आपकी कीमत घट रही है, कभी कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। मतलब क्या कहें कि ये ऐसा फ्लक्चुएशन आ रहा है। जब इसमें अस्थिरता आएगी और विनिमय का दर क्या था, यहां पर विनिमय का दर कैसा था, निश्चित स्थिर विनिमय वाली। मतलब कैसा था विनिमय का दर, फिक्स, या इसको हम कहते थे निश्चित, या हम कहते थे इसको स्थिर। ये विनिमय की व्यवस्था यहां पर हुआ करती थी। तो ये निश्चित विनिमय वाली जो व्यवस्था थी, ये फिक्स विनिमय वाली व्यवस्था थी, अब वो भी गड़बड़ होने लगी। क्यों, क्योंकि आपकी कीमत तो गिर गई सोने की तुलना में। तो अब क्या करें, तो अब एक व्यवस्था नई चालू हुई। व्यवस्था क्या हुई कि ये वाली व्यवस्था के विफल हो जाने के बाद एक नई व्यवस्था चालू की गई, प्रवाहमय या अस्थिर विनिमय की दर, है ना, ये व्यवस्था चालू की। अब इन दोनों व्यवस्थाओं को आप देख लेते हैं क्या करेंगे, क्या होती हैं दोनों व्यवस्थाएं।
स्थिर विनिमय के लिए कौन जरूरी होता है? सरकार का हस्तक्षेप जरूरी होता है, ताकि क्या हो, जो अब विनिमय की दर है या मुद्रा या जो मूल्य है वो क्या हो, नियंत्रित रहे, ज्यादा बदलाव उस पर ना आए। लेकिन जब अस्थिर वाली स्टार्ट हो जाती है तो इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बाजार में जैसे चीजें घटती बढ़ती हैं वैसे ही आपकी मुद्रा की कीमत भी घटना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो डॉलर की कीमत क्यों गिरी? क्योंकि सोने की कीमत गिरने लगी, इसलिए डॉलर भी विवादों की स्थिति में आ गया कि यार ये बहुत कीमती हो रहा है। तो जो स्थिर विनिमय था उसको बदलकर अस्थिर विनिमय की तरफ चले गए। 70 के दशक के मध्य में आप देखेंगे, 70 के दशक का मध्य क्या हो गया, 1970 का मतलब क्या हो गया, आप बात करेंगे 75-76 के बारे में, तो उसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। कैसे बदलाव आए थे? इन बदलावों को देखेंगे। विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो कर्जा ले सकते थे। पहले मदद के लिए केवल 2 संस्थान थे, IMF और विश्व बैंक। बाद में विकासशील देशों में हमने देखा हुआ था कि G77 का कॉन्सेप्ट या NIEO का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये इनके बाद अब और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से भी मदद ले सकते थे, लेकिन उन्हें पश्चिम की व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज ना लेने पर, क्या आप पश्चिम की संस्थाओं से कर्ज नहीं लेंगे, बाकी अंतरराष्ट्रीय जगह पर आप कहीं भी कर्ज लें, पश्चिम की संस्थाओं से कर्ज ना लेने के लिए क्या किया जा रहा था? बाध्य किया जा रहा था कि आप पश्चिम के कर्जदाता बैंक या व्यावसायिक बैंक या निजी ऋणदाता संस्थानों से आप कर्ज ना लें, इसके लिए मजबूर कर रहे थे। बाकी आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर आप कर्जा ले सकते। तो ये बदलाव यहां पर आए कि ये बदलाव यहां पर हुए। विकासशील देशों में समय समय पर कर्ज का संकट पैदा होने लगा, क्योंकि अब कहीं भी जाने लगे तो इंटरेस्ट रेट वैसा, तो कर्ज का संकट यहां पर होने लगा। कर्ज का संकट आएगा तो इससे आय में गिरावट आ जाएगी। कर्जा बढ़ेगा तो भाई आपका बहुत सारा पैसा ब्याज में जाने लगेगा, इसी कारण क्या होगी, आपकी आय में गिरावट आएगी। जब आप कम कमाएंगे तो क्या होगी, आपके देश में गरीबी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देखना, कर्जे में आपको देना पड़ता है, आपको ब्याज देना पड़ता है। जब आपको ब्याज चुकाना होगा, जब आप ब्याज देंगे तो आपकी आय का एक हिस्सा है ना, आय का एक हिस्सा कहां चला जाएगा, कर्जा चुकाने के लिए चला जाएगा। जब आय का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए चला गया तो आय क्या हो जाएगी, आय घट जाएगी। जब आय घट जाएगी तो आप अपने देशवासियों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि रोजगार जैसी व्यवस्था नहीं होगी, तो क्या होगी, यहां पर गरीबी बढ़ना यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। और ये समस्या आपको कहां देखने को मिलेगी ज्यादा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। वहां पर ऐसी आम बात हो गई कि समस्या वहां पर पैदा होती रहती थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा, मतलब जो औद्योगिक देश थे वो भी क्या हो गए, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या में फंसने लगे। तो इस समस्या में फंसेंगे तो क्या होगा, वहां पर बेरोजगारी बढ़ने लगी। और ये दौर हमने देखा 70 के दशक में, वहां पर बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ने लगी। बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगेगी तो लोग क्या होंगे, वहां से भागना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेरोजगारी की समस्या 70 के दशक मतलब 1970 से 1980 तक यहां पर बेरोजगारी बढ़ी। तो इसके बाद इसका जो अगला दौर आएगा 1990 के आसपास, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर काफी बेरोजगार लोग हो गए थे, मतलब बेरोजगारी ज्यादा हो गई थी। और जैसे ही बेरोजगारी की समस्या 70 के दशक में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे ही बेरोजगारी की समस्या 70 के दशक में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, 70 के दशक के समस्या बढ़ी तो समस्या का निदान लोग करेंगे। तो उसके आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां जाने लगेंगी, एशिया के ऐसे देशों में जाने लगेंगी, ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगेंगी जहां पर आपको वेतन कम देना पड़ रहा है। वेतन कम देना पड़ेगा, लोग ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आप इन देशों में, पश्चिमी देशों में आपको वेतन ज्यादा देना पड़ा तो आपकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा वहां पर भी जा रहा है। तो जैसे यहां पर बेरोजगारी बढ़ी और लोग कम पैसे में काम करने को तैयार नहीं थे, तो ये कहां आ गई, एशिया के इलाके में आ गई। एशिया के इलाके में आ गई तो यहां पर कम वेतन पर काम करने वाले लोग बहुत थे। तो यहां पर एक कारण यह भी हुआ बेरोजगारी बढ़ने का कि वहां से कंपनियां भागकर एशिया की तरफ आने लगी। अब आप गौर करें चीन की तरफ, तो चीन की तरफ देखते हैं कि 1949 की क्रांति के बाद यह क्या हो गया था, विश्व अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग थलग था चीन। परंतु चीन ने क्या किया, चीन ने नई आर्थिक नीतियां अपनाई, नई आर्थिक नीतियां अपनाता है, साथ ही साथ सोवियत खेमा भी बिखर गया। जो सोवियत संघ रूस हुआ करता था तो वो भी क्या हो गया, सोवियत जो रूस था वो भी क्या हो गया, सोवियत खेमा भी बिखर गया। तो सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था का समाप्त हो जाना है ना, सोवियत
तरीके की जो व्यवस्था थी उसके समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश क्या हो गए, फिर से विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सोवियत मतलब यूनियन जो कॉन्सेप्ट था, वो यूनियन कॉन्सेप्ट जो खत्म हो गया, यूनियन शैली खत्म हो गई, तो कई सारे देश दोबारा से विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। चीन जैसे देशों में वेतन की अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से कम है। मतलब अगर आप इंग्लैंड में जो वेतन देते हैं मजदूर को, और इंग्लैंड की तुलना अगर आप करते हैं चीन से तो यहाँ पर कम है, या इसकी तुलना करते हैं आप अमेरिका से तो यहाँ पर वेतन आपको कम देना होगा। वेतन कम होगा तो यहाँ पर काम मतलब सस्ता पड़ेगा, वेतन कम देना तो मजदूरी घटेगी ना, तो चीज की कीमत कम आएगी। देखें, फलस्वरूप विश्व के बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर निवेश करना स्टार्ट कर दिया। क्यों निवेश किया? क्योंकि यहां पर क्या है, वेतन कम देना पड़ रहा है, काम के घंटे उतने ही है, लोग काम कर भी रहे हैं, तो यहां पर कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे, आप जानते भी होंगे कि दुनिया भर के ज्यादातर टेलीविजन, ज्यादातर मोबाइल फोन, खिलौने चीन में ही बने होते हैं, या फिर वहां जैसे बने हुए हमें प्रतीत होते हैं कि वहीं के बनकर आए हुए हैं। तो चीन ने क्या किया कि सस्ती वेतन दर सस्ती रखी तो लोगों को रोजगार भी मिल गया, और दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वहां पर आ गई, और दुनिया भर की कंपनी वहां आ जाती हैं तो यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो गई, चीनी अर्थव्यवस्था बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था है ना, चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था, और खास तौर से वहां के कम वेतनों का नतीजा था कि चीन का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, और चीन क्या करता है कि वहां पर कई सारी कंपनियों का निवेश हो जाता है। और आप देखें इलेक्ट्रॉनिक, हम यहां पर कॉमन क्या लिख दें कि इलेक्ट्रॉनिक के मामले में तो चीन का बोलबाला ज्यादा हो जाता है, कि चीन का मोबाइल फोन की बैटरी, टेलीविजन, उनके सर्किट सब कुछ कहां बनने लगे, चीन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड्स के बाद जो यूनियंस का कॉन्सेप्ट आया था, या तो उसका समापन हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं कि एक देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या है कि एक कई सारे देशों में उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया, वो भी चीन और भारत जैसे देशों में आकर स्थापित होने लगी और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उद्योगों को कम वेतन वाले, है ना, उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से क्या हुआ, वैश्विक व्यापार और पूंजी के प्रवाहों पर असर पड़ा। कैसे पड़ा? दुनिया बना लेते हैं यहां पर आपके उद्योग हुआ करते थे, अब क्या हो गए कि ये उद्योग कहां स्थानांतरित होने लगे, इस तरफ, तो पूंजी भी यहां जाएगी, व्यापार भी यहां जाएगा, व्यापार का संकेंद्रण भी होगा, फिर यहां से सामान आपका सब जगह बटेगा जहाजों के माध्यम से, तो वैश्विक व्यापार और पूंजी के प्रवाह मतलब फ्लो पर असर पड़ा। आप पिछले 2 दशकों की बात करिए, भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो बदलाव आए हैं, जो तेजी से बदलाव आए हैं, उसने क्या किया कि ये बदलाव आए तो इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था का भूगोल ही बदल दिया। मतलब पहले जहां सारा चीजें किसी और तरफ चलती थी, अब इनको भी ध्यान में रखा जाने लगा, कंपनियां इनकी तरफ भी आकर्षित होने लगी, तो इनने दुनिया के अर्थव्यवस्था का या पूरा भूगोल चेंज कर दिया, पूरी ज्योग्राफी यहां पर ये बदल देते हैं। तो ये बात हो गई हमारी वैश्वीकरण की, क्योंकि ये कैसे भूगोल बदल पाएंगे, भारत की कंपनियों का, ब्राजील की कंपनियों का, चीन की कंपनियों का दूसरे देशों में जाना, और वहां की कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उनके देश में स्थापित हो जाना, और कई सारी चीजों पर इनकी मोनोपोली हो जाना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर चीन का वर्चस्व ज्यादा है, वैसे ही आप देखेंगे दुनिया भर में सॉफ्टवेयर की चीजों पर भारत का वर्चस्व ज्यादा है। भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादक देश ही कहा जाता है, इतने इंजीनियर बनाता है ये सॉफ्टवेयर, दुनिया की किसी भी कंपनियां पकड़ लेना, कोई ना कोई भारतीय उसमें जरूर मिलेगा आपको काम कर दो, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं कि भारतीय नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि इसी से बात समझ में आती है कि आप अर्थव्यवस्थाओं का पूरा भूगोल बदल गया, उनमें बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हमने की, यहां पर वैश्वीकरण की शुरुआत यहां से हो जाती है, साथ ही साथ ब्रिटेन वुड्स का समापन यहां पर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी कि भाई कैसे सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, कैसे चीन का कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ था, है ना, हमने ये सारी बातें देखी थी कि कैसे स्थिरता थी, फिर गड़बड़ियां कैसे स्टार्ट होती है, कंपटीशन कैसे स्टार्ट होता है, डॉलर में क्या चेंज आते हैं, स्थिर विनिमय बदलकर अस्थिर विनिमय हो जाता है। हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदलाव देखे, हमने विकासशील देशों का भी कॉन्सेप्ट देखा कि अब विकासशील देश कहीं से भी कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पश्चिमी देशों से कर्जा ना लेने के लिए बाध्य किया गया, है ना। विकासशील देशों में कर्जे का संकट पैदा हो जाना, आय का घट जाना, गरीबी का बढ़ जाना, है ना, और औद्योगिक देशों में बेरोजगारी
बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी को बढ़ना, इस कारण से वो लोग कैसे देशों में जाने लगे जहां पर वेतन कम था, उन देशों में अपने आप को स्थापित होने लगे। चीन में तुलनात्मक रूप से वेतन कम था तो कई सारी कंपनियों ने वहां पर निवेश करना स्टार्ट कर दिया और आप देखेंगे चीन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बोलबाला भी हो गया। और चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको आप अल्प लागत अर्थव्यवस्था कह सकते हैं या कम वेतन व्यवस्था कह सकते हैं। इन दोनों के नतीजे के कारण क्या हुआ, चीन ने अपना वर्चस्व दोबारा से स्थापित किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था का फिर से अंग बन जाता है। कम वेतन वाले देशों में उद्योगों का जाना हुआ तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक या वैश्विक व्यापार और पूंजी का प्रवाह पर असर पड़ा। अब भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों ने भी अपना अहम योगदान निभाया वैश्विक अर्थव्यवस्था में और उसकी पूरी भूगोल ज्योग्राफी यहां पर चेंज कर दी। तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक के अंदर देखी हुई थी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप सर्च बार में जैसे ही जाकर टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में प्रवेश कर जाते हैं। अब आपको कोर्सेस में जाना है। कोर्सेस में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कोर्सेस के। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने माना कि आप हिंदी मीडियम पसंद कर रहे हैं तो आपने हिंदी मीडियम पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको सारी क्लासेस के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। इनमें से आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे जो क्लास, मान लिया कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने कक्षा 10वीं सेलेक्ट की। कक्षा 10वीं सेलेक्ट करते ही क्या होगा, आपके सामने सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, उनके सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। जो भी आपको मन करे वो सब्जेक्ट आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपका मन कर रहा है कि हमको सामाजिक विज्ञान में इतिहास देखना है, आपने क्लिक किया वॉच नाउ पर। क्लिक करते ही क्या होगा, ये पूरे आपके चैप्टर वाइज पूरा इतिहास ओपन हो जाएगा। हर एक चैप्टर पर आप क्लिक करके देखेंगे। आपने क्लिक किया, उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बस करना क्या है, जो भी चीज देख रही है उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पर क्लिक किया, ये वीडियो ऐसा चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमें अगला वीडियो भी अभी तुरंत देखना है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहां से नेक्स्ट बटन प्ले करेंगे, मतलब ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अगले वीडियो पर चले जाएंगे। तो इससे आपको भटकाव नहीं होगा और आसानी से एक के बाद एक आप वीडियो देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।